अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, खेल चाहे सियासत का हो या क्रिकेट का, मुखालिफिन के बाउंसर्स किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। सही वक्त और सही जगह पर पड़ने वाले बाउंसर्स किसी भी माहिर बैट्समैन को तिगड़ी का नाच नचा सकते हैं। अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो इन बाउंसर्स से नजर ना हटाए, इन बाउंसर्स का जुर्रत और बहादुरी से सामना करे, और अगर बल्लेबाज थोड़ी सी भी गलती करे तो ये बाउंसर्स इंतहाई भयानक साबित होते हैं। ना सिर्फ बल्लेबाज की बारी खत्म हो सकती है बल्कि उसका करियर भी खत्म हो सकता है। मेरे कप्तान ने माजी में कई बल्लेबाजों को अपने खतरनाक बाउंसर्स से ना सिर्फ घर भेजा बल्कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया है। लेकिन अब बारी मेरे कप्तान की है, क्योंकि मुखालिफिन सियासत की पिच पर बाउंसर्स बसा रहे हैं। अगर मेरे कप्तान ने इन बाउंसर्स का जमकर मुकाबला किया, उनकी शिद्दत और रफ्तार पर नजर जमाकर बल्ला घुमाया, तो इन बाउंसर्स पर वो छक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन सियासी मुखालिफिन के तेज रफ्तार बाउंसर्स अगर निशाने पर पड़ गए तो मेरे कप्तान की ना सिर्फ बारी खत्म हो सकती है बल्कि सियासी करियर भी दांव पर लग सकता है। 2.5 साल की इनिंग्स के बाद ऐसे खतरनाक बाउंसर्स जिनसे मेरे कप्तान को बचना पड़ेगा, वरना सियासी स्कोर कार्ड पर उनके नाम के आगे रिटायर्ड हर्ट भी लिखा जा सकता है। बाउंसर नंबर 1, बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ दी है। जब अवाम के मुंह से नवाला छिन जाए और 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर हो, हुकूमत आटा, चीनी, गैस और बिजली की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो, तो महंगाई का बाउंसर हुकूमत को बड़ा धचका दे सकता है। बाउंसर नंबर 2, कशकोल तोड़ने और IMF से हमेशा के लिए जान छुड़वाने का ख्वाब दिखाने वाली हुकूमत ना सिर्फ IMF से मुज़ाकरात करे बल्कि बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए हुकूमत मजबूर हो जाए, तो अवाम पर बिजली बम गिराने का यह फैसला हुकूमत के लिए 440 वोट का झटका साबित हो सकता है। बाउंसर नंबर 3, 2.5 साल के बाद भी किसी वजीर को जब यह पता ना हो कि इस वजारत में उसका कितना वक्त रह गया है और पूरी की पूरी काबीना एक बदलते हुए बैटिंग ऑर्डर की तरह बन जाए, तो यह बाउंसर भी मेरे कप्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। बाउंसर नंबर 4, जब तब्दीली के नाम पर वोट लिया जाए, बेहतरीन टीम तैयार करने और पाकिस्तान में सब कुछ तब्दील करने का नारा लगाकर हुकूमत बनाने वाले जब 2.5 साल बाद हुकूमत के लिए तैयारी ना होने का इंकशाफ करें और अवाम ने जिसे खिलाड़ी समझा वो अनाड़ी निकले, तो अवामी गमो गुस्से का यह बाउंसर हुकूमत को जमीन बोस कर सकता है। बाउंसर नंबर 5, जब एहतसाब सिर्फ मुखालिफिन का ही किया जाए और एहतसाब के नाम पर अपोजिशन से इंतकाम का इल्जाम लगाया जाए, एहतसाब की शफाफियत दागदार हो जाए और इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मुखालिफ बयानिया जोर पकड़ने लगे, तो यह खतरनाक बाउंसर हुकूमत को पवेलियन की राह दिखा सकता है। बाउंसर नंबर 6, हुकूमत जब इत्तेहाद की बेसाखियों पर खड़ी हो और इत्तेहादियों के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने लगे, कभी MQM सड़कों पर आने की धमकी दे, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजारत की डिमांड पूरी न होने पर अलहदगी का इंदिया दे, काफ लीग हुकूमत की दावत को बार बार ठुकराए और BNP मेंगल इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, तो लड़खड़ाता डगमगाता इत्तेहाद हुकूमत को कैच आउट होने पर मजबूर भी कर सकता है। बाउंसर नंबर 7, उस्मान बुजदार की सिलेक्शन पर PTI के अराकीन हैरान हो, वो खिलाड़ी जो खुद को अंडर ट्रेनिंग कह रहा हो और कप्तान उसे वसीम अकरम प्लस कहे, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों के एतमाद में कमी और पार्टी में अंदरूनी टूट फूट का यह बाउंसर पंजाब ही नहीं विफाक को जख्मी भी कर सकता है। बाउंसर नंबर 8, खबरें गर्म है कि सेनेट के इलेक्शंस में शो ऑफ हैंड्स पर तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असेंबली को बड़ी तादाद में एतराज है कि अगर इन शिकायत का उठता बाउंसर किसी अंदरूनी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया तो हुकूमत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकती है। बाउंसर नंबर 9, कश्मीर के मामले पर अवाम में तशवीश बढ़ रही है। कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मंसूबा बनाने वाले मोदी की सफाकियत को ना रोका जा सके और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त भी हुकूमत से नाला हो, खित्ते की बदलती सूरत हाल में दोस्त ममालिक की हिमायत खो देना हुकूमत को क्लीन बोल्ड भी कर सकता है। नाज़रीन, मेरे कप्तान इन बाउंसर्स पर छक्का लगाएंगे या फिर आउट होंगे, इसका फैसला करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ बाउंसर्स हमने आपको बताया जिसका कप्तान को सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है ये मुश्किल भी साबित हो, लेकिन हो सकता है कप्तान इन बाउंसर्स पर छक्का भी लगा दें। बहरहाल गढ़ी खुदा बख्श के अंदर पीडीएम के ज्यादातर जो रहनुमा थे वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की। जो तकारीर हैं वो अब आप देख भी चुके होंगे। उसके बाद आज इस सिलसिले में हुकूमती तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फरूख हबीब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने आज हमें ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में सबसे पहले हुकूमती तर्जुमान क्या फरमा रहे थे आज और किस तरह उन्होंने अपोजिशन की जमातों को आड़े हाथों लिया है, आइए जरा सुन लेते हैं पहले। अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे। ये जब लाहौर में होते हैं तो जाग पंजाबी जाग, जब इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी थी। ये गिरगिट भी शायद इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से ये नून लीग की लीडरशिप रंग बदलती है। नून लीग की लीडरशिप जितनी जल्दी रंग बदलती है। निहाल हाशमी साहब, क्यों आप लोग इस तरह रंग बदलते हैं बदलते हालात के साथ, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मैं समझता हूं कि चौधरी फवाद साहब जितने रंग बदल चुके हैं अपनी सियासी जिंदगी में वो सबके सामने आया है, तो अगर वो सबसे पहले अपने आप को गिरगिट कह लें तो फिर ठीक होगा। खुद ही कह लें तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि कौम अगर कहेगी तो उनको बुरा लगेगा। और जहां तक हमारी बात है तो हम रंग नहीं बदलते, हम रंग जमाते हैं। हम अवाम के अंदर जाके ये बताते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके हालात क्या हैं और क्या हुक्मरानी होना चाहिए, हक हुक्मरानी होनी चाहिए। ये तो अवाम जो है वो रंग जमाते हैं। हजारों की लाखों की तादाद में जब अवाम आते हैं तो हमारे सरकारी तर्जुमानों को बहुत बुरा लगता है। मरियम नवाज की जब तकरीर होती है और वो जब मजबे पे रंग जमा लेती हैं तो ये घबरा जाते हैं और फिर जलसा शुरू होने से पहले ये खड़े होकर के जलसा के नाकामी के ऐलान कर रहे होते हैं। जब सिंध और पंजाब और केपी और बलूचिस्तान के सियासी जोम्मा एक दूसरे के सूबे में जाते हैं और अवाम उनको वालेहाना प्यार देते हैं तो ये गिरगिट वाला चीज इनके ऊपर तारी हो जाता है। इनकी कांप जाती है टांगे जब मरियम नवाज तकरीर कर रही होती है। ये घबराहट के शिकार हो जाते हैं जब पाकिस्तान के चारों सूबों के ज़ौम्मा सियासी कायदीन एक साथ जमा होते हैं, हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बरतरी के लिए बात करते हैं, हुकूमत को घर भेजने की बात करते हैं, इमरान खान को मशवरा देते हैं कि अब आप घर चले जाएं, अब आप इस्तीफा दे दें, इस मुल्क के लोगों पे जुल्म ना करें। तो वो होता है रंग जमाना। रंग जमाना और चीज होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना और चीज होता है। रंग गिरगिट की तरह बदलते रहे इनके प्राइम मिनिस्टर खान साहब, जब उन्होंने अपने मंशूर में कहा था कि 90 रोज के अंदर वो मुल्क में करप्शन का खात्मा कर देंगे, जब वो रंग गिरगिट की तरह उन्होंने बदला, जब उन्होंने कहा कि जनाबे वाला लोगों पे खर्च करना चाहिए पैसा, सड़कों पे और यूनिवर्सिटीज पे, रंग गिरगिट की तरह रंग उस वक्त बदला जब पंजाब के गवर्नर हाउस में गवर्नर अच्छा, निहाल हाशमी साहब, मैं एक चीज आपको सुनाना चाह रहा हूं पे बैठकर सर, एक चीज आपको सुनाना चाह रहा हूं क्योंकि रंग बदलने के हवाले से बात हो रही है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, आइए जरा सुन लें क्योंकि मरीम नवाज साहिबा भी वहां पे मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब ने एक वक्त में क्या फरमाया था, नाज़रीन सुनिएगा जरा। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिसका मज़ार वो सामने, और इस मज़ार पे कोई सरकारी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। ये शायद 1-1.5 लाख रुपए से बना होगा। और मैं कहता हूं अच्छी बात है, एक वो मज़ार जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आज 28 करोड़ रुपया दिया है बनाने के लिए। निहाल हाशमी साहब क्या कहेंगे इस पे? एक शहीद की तारीफ कर रहे थे हमारे कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब। शहीदों की तारीफ तो हमारे दीन में भी है, तो शहीद की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। That's it? यही जवाब है? That's it. जी बिल्कुल ऐसी है। इससे ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे या है नहीं? नहीं, देखिए ना, एक हमारे शहीद थे, हमारे सिपा सालार थे, उनके हवाले से वो अगले पोर्शन पे आए सर, आप तो पीछे रह गए। अगला पोर्शन जो था उसके ऊपर कि एक वो मजार है जो अवाम के फंड से बनाया गया, 28 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड से बना है, उसके बारे में बात हो रही है।
देखिए, बात यह है कि हम तो मज़ारात का एहतराम करते हैं, दुनिया में जहां भी जो भी मज़ारात हो उनके लिए तो एहतराम करते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग मज़ारात का एहतराम करते हैं। जो लोग भी इस दुनिया में गिरा कदर खिदमत अंजाम देते हैं, तो अवाम और कौम और बशा औकात सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ करती है। आप दाता दरबार से शुरू हो जाएं और जहां पे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हर जगह लोग पहुंचते हैं और एहतराम करते हैं। सालाना वहां पे एक मेला सस्ता है, लोग फातिहा खानी करते हैं, दुआएं खैर करते हैं, तो मज़ारात का तो एहतराम हमारा फर्ज बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फरूख हबीब साहब, आपको बात समझ आ गई? मुझे पता नहीं, आप बताइए, आपको बात समझ आई? मंसूर, बात यह है कि मुझे जो बात समझ आई है वो ये समझ आई है, वो कह रहे हैं एक सियासी शहीद, वो सियासी शहीद नहीं थे, वो पीएमएलएन के जो है वो फाउंडिंग फादर थे। उनका शुमार जो है वो बानी पीएमएलएन के अंदर होता है। पहली तो ये तस्दीक कर लेना, तो सबको पता है, ढका छुपा नहीं है। और मियां साहब ने इसी तकरीर में खड़े होकर कहा था कि मैं तो ज़ियाउल हक के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने उस 28 करोड़ का जिक्र नहीं किया। और तीसरा ये है कि कहाँ दाता हजूर की शख्सियत, कहाँ जो है वो बाकी हमारे सूफिया इकराम, और कहाँ पर वो लोग जो दुनिया के साथ मुंसलिक थे, उनको उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो ये जुर्रत नहीं कर सकता। ये जुर्रत जो है वो निहाल हाशमी साहब ही कर सकते हैं, और ये मंतक भी जो है वो इनको ही समझ आ रही है और किसी को कोई समझ नहीं आ रही। देखें, जो बुनियादी चीज है इनकी, वो समझने की ये है कि लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले जो है वो कल घड़ी खुदा बख्श के उस स्टेज के ऊपर जमा थे, और एक 1 पॉइंट एजेंडा है। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अबू बचाओ मुहिम है, दोनों जानिब केसेस हैं। किसी को 11 इंक्वायरीज का सामना है, किसी को 23 केसेस का सामना है, किसी को जाली अकाउंट्स का सामना है, किसी को टीटीज का सामना है, किसी को जो है वो हिमन फील्ड के महलात के ऊपर जो है वो सजाएं हुई हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। अब मामला ये है कि इसके ऊपर कोई रास्ता इनके लिए बन नहीं पा रहा। यही वजह है कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो बिलावल यहीं पर खड़े होकर घड़ी खुदाबख्श के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट और मोदी का यार कहा था, वहां पर खड़े होकर मरियम साहिबा जो है वो उनकी तारीफ कर रही थी, और यहीं से हमें ताना दिया जाता था, ये कहा जाता था कि इमरान जरदारी भाई भाई। अब आप देख रहे हैं कि बिलावल मरियम का जो जिस अंदाज से उनका एक गठजोड़ बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ के लिए, और इनके अंदर कोई चीज जो है वो मुश्तरक नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो कल वहां से तो कल स्टेज से शेर का शिकारी के नारे लगते रहे आसिफ अली जरदारी के लिए, तो मैं तो हैरान हूं कि किस तरीके से वहां पर इनको बुलाकर जो है वो इस किस्म के नारे जो है वो स्टेज से लगवाए गए हैं। और मैं ये भी हैरान हूं कि ये कैसे कर लेते हैं। मंसूर, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता कि आप किस किस्म के बयानात देते हो, एक दूसरे को कहते हो कि जनाब ये मुश्किल में होते हैं तो घुटनों का हाथ लगा लेते हैं, जब ताकत में आते हैं तो गर्दन से पकड़ लेते हैं, क्या क्या नहीं एक दूसरे के बारे में। मैं जवाब ले लूं सर। अब ये इकट्ठे हो गए, मैं नहीं ये कर सकता। मैं शैला रजा साहबा, ये आप जवाब भी दीजिएगा जो फरूख हबीब साहब फरमा रहे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ये सारी जिंदगी मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब ने किया क्या है, आज तक कभी कोई नौकरी तक नहीं की, और ये वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहते हैं। फवाद ने लोटा बनने के अलावा क्या किया है? फवाद चौधरी को तो सब कहते ही लोटा है, उन्होंने क्या किया है? अच्छा, अब बात यह है कि आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि चौधरी बिरादरान के यहाँ जाएं और कहें कि मुझे परवेज इलाही समझी। आप इतना तो कर सकते हैं ना कि शेख रशीद को जो है पहले एक मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद इतनी अहम मिनिस्ट्री देते, इतना तो कर सकते हैं ना। आप इतना तो कर सकते हैं ना कि एक जमाने में जो है वो ब्रीफ केस लेके आपका मिनिस्टर जाए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, फिर आप उनको नफीस कह दें। आप इतना तो कर सकते हैं ना। अब आप आ जाए कि आप और क्या नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परसों भी मैं सुन रही थी कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? क्यों झूठ की बुनियाद पे खड़ा रहना चाहते हैं? हमने वहां भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लाड़काना में हमारा मुकाबला JUIF से भी होगा, कराची और देही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में PMLN से भी होगा,
और आपसे भी होगा। हम हुकूमती इत्तेहाद नहीं है कि झूठ बोलें जिसपे कभी परवेज इलाही निकलने की धमकी दें, कभी जो है मैंगल ग्रुप तो निकल चुका, बीएनपी दूसरी भी ये निकलने शैला की। साहब एक सवाल आ गया हमारे- एकदम जिन में, एक सवाल आ गया, ये भी आपने फरमाया JUIFA के खिलाफ भी आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा और लड़ेंगे भी, आपने फरमाया। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कल तशरीफ नहीं लाए, बड़ा मिस किया उनको, खैरियत थी क्या हुआ? मैं समझती हूँ कि गफूर हैदरी साहब ने बहुत शानदार स्पीच की। अच्छा। यकीनन कि मौलाना ने कोई बात की होगी कि वो इसलिए नहीं आए, लेकिन ये एक आपको नहीं पता? हसरत तो है ना। जी मैं इस लेवल पे नहीं हूँ पार्टी में। अगर जरदारी साहब ने और गफूर मौलाना साहब ने बात की है और मौलाना साहब नहीं आए, लेकिन एक उनका 5 रुकनी डेलीगेशन आया। अब ये हसरत खत्म हो जानी चाहिए कि फला नहीं आया, PDM टूट गई, जैसे कल मरियम साहिबा ने भी बात की थी। दूसरी बात यह है कि हम उस वक्त भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे जब बीबी और एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चला रहे थे जब बीबी साहिबा की शहादत हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो थे वो हॉस्पिटल भी पहुंचे और फिर बीबी के मजार पर भी आए थे। तो ये रिवायत मुसलमानों की है कि आपका जो मुखालिफ है आप उसके मुखालिफ हैं, लेकिन जब उसकी जान चली गई है या उसका इंतकाल हो गया है तो आप उसके मामलात दुनियावी से हट जाते हैं। ये और उसकी फरूख हबीब साहब, के लिए ये जाते फरूख हैं। हबीब साहब, और ये तो मैं अच्छी बताना बात है चाह ना। रही थी, और मैं ये कहना चाह रही थी, जी, जी, और जी। मैं ये अभी मेरी बात पूरी हो जी जाए। जी, आप कीजिए, आप कीजिए, ये कीजिए। कहना चाह रही हूँ कि हमने एक दूसरे के खिलाफ, अगर हम ये समझ रहे थे कि वो अपनी हुकूमत में गलत कर रहे हैं, जो मुकदमे किए, हम उसे सह भी रहे हैं, ठीक है, उन्हें गलत भी कह रहे हैं जहां गलत कहने की बात है, उनको देख भी रहे हैं, उनकी हमने सजा भी उठाई है, हम सजा भी उठा रहे हैं। हमने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जहां पे एक शख्स 11 साढ़े 11 साल जेल में रहे बगैर किसी सजा के। अरे हमने ऐसा- शहरा साहबा, अगर आप इस तरफ डिस्कशन लेके जाएंगी तो फिर आइए सबसे पहले तो इकरार करते हैं ना। आइए चलें, आज पब्लिक देख रही है, सबसे पहले तो इकरार करें कि बताइए, आवाम को बताइए आपने कहां कहां पे गलत किया, और निहाल हाशमी साहब भी बताएं कि नून लीग ने कहां कहां गलत किया। जरा लोगों को पता तो चले ना, इकरार से ही बात आगे चलती है। मैं सिर्फ एक जुमले में इसको पूरा कर लेती हूँ। मैं इसको एक जुमले में पूरा कर लेती हूँ। हाँ। पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट के, सिविलियन गवर्नमेंट के ज्यादा हुए हैं डिक्टेटरशिप की ड्यूरेशन से, तो सियासतदानों को भी सीखने का और मैच्योर होने का मौका नहीं मिला। आज भी जो नून लीग को नाम रखते थे और रखते हैं कि इन्होंने नैब क्यों नहीं हटाई, आज सबसे बड़े खुद नैब खड़े, खुद इंतकामी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। तो जब तक ये इमेच्योरिटी रहेगी, कल PTI बहुत ज्यादा पछताएगी। तो ये हो चुका है, ये आले इकरार होते रहे हैं, और मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि आज PTI को समझने का वक्त है कि खुदा के लहजे में बात ना करे और जो इदारे हैं उनको अपनी गिरफ्त में ना ले। तारीख में आया है सबका किरदार कि कैसे कैसे फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स आई और उनको गिराया गया। तो ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है, जो गलती मान के गलती सही कर ले वो इंसान, और जो गलती पे डटा रहे के गलती पे खड़ा रहे वो इमरान। ओ तौबा तौबा। नाज़रीन, एक ब्रेक हैं, गलती का पुतला बना दिया वज़ीर आज़म को। मजीद इस पे बात करते हैं। मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं इसके सिलेक्टर को कि अगर वो इमरान खान के पीछे से हट जाए तो फिर हम जाने और इमरान खान जाने। फरूख हबीब साहब इसका क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का, जानते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले शैला रज़ा साहिबा ने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की, और मैं जिक्र कर रहा था मरियम नवाज साहिबा के एक बयान का जो कल उन्होंने गड़ी खुदाबख्श के ऊपर दिया। फरूख हबीब साहब वो फरमाती हैं कि अगर सिलेक्टर इमरान खान साहब के पीछे से हट जाए तो फिर हम जाने, अवाम जाने और इमरान खान जाने। तो बेहतर नहीं है कि आप, मैं जरा सवाल इस पे सर सुन लें, अगर फरूख हबीब साहब आप ये कह दें कि जनाब हमें किसी सिलेक्टर की जरूरत ही नहीं है, इमरान खान साहब वोट के बलबूते के ऊपर आए हैं, हमें किसी सिलेक्टर की जरूरत नहीं है, आप कह दें ये बात? देखें, पहली बात तो ये है जो भी शैला साहबा ने बात की, देखें मसला इनका ये है कि इमरान खान की एक पूरी जिंदगी की एक स्ट्रगल है, एक तारीख है कि दुनिया का, आप बाउंसर्स की बात कर रहे थे, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर इमरान खान साबित हुआ, दुनिया का बेस्ट कप्तान इमरान खान साबित हुआ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाला इमरान खान साबित हुआ, पाकिस्तान के लिए पहला कैंसर का हॉस्पिटल जो है वो बनाने वाला शौकत खान इमरान खान साबित हुआ, नंबर यूनिवर्सिटी वाला बनाने वाला इमरान खान साबित हुआ,
कहां इनकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी है? मुझे आप ये बताएं ना, वो आसिफ अली जरदारी जिनको बीबी ने सियासत से अलहदा कर दिया था, जनाब अमेरिका के अंदर बैठे हुए थे। हमें बीबी की, मुझे आज बीबी दुनिया में नहीं है, मुझे आज उनकी सियासत से कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज आप 2 बच्चों की बात कर रहे थे कि बिलावल की सियासी स्ट्रगल क्या है? क्या एक वसीयतनामा, या नवाज शरीफ की या मरियम नवाज शरीफ की स्ट्रगल क्या है कि उनके नाम के आगे नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है? ये सब जो है वो अपने बुजुर्गों की करप्शन को बचाने आए हुए हैं। उसके अलावा इनकी सीवी में है क्या? इन्होंने किया क्या है? ये किस हैसियत से जो है वो हमें जो है वो गलती का पुतला कह सकती है? दूसरी बात ये है, फारूक साहब, ये फारूक साहब, इसके ऊपर ये लोग कहते हैं, इसके ऊपर ये लोग कहते हैं कि जी लोग बड़े आते हैं उनके जलसे के अंदर और उनको बड़े लोग फॉलो करने वाले हैं, मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो को। देखें, वो लोग आपने देख ही लिए थे लाहौर जलसे के अंदर। मंसूर, आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, गली गली दावतनामे बांटने गए, खुद आप भी थे वहां पे, आप जलसे में थे? बाद में लोग, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, मैं था, अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप थे ना वहां पे, मैंने आपको देखा वहां पर, आपकी तस्वीरें देखी। अच्छा, आप वहां पर मौजूद थे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वहां पर भी लोगों ने इनके साथ अदम तवज्जुही का इजहार किया। मुझे आप ये बताएं ना, वो लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, उस लियारी से जो है वो बीबी की शहीद का बेटा इलेक्शन हार गया, बिलावल। ये इनकी आवाम के अंदर जड़ें हैं, ये इनकी आवाम के साथ जो है वो पसंदीदगी का इजहार है। दूसरी बात जो आप बात करते हैं ये सिलेक्टर्स की, मसला ये है कि ये खुद सारी जिंदगी सिलेक्ट होते रहे हैं, ये खुद जो है वो सिलेक्टर्स की पैदावार है, इस वजह से इनको जो है वो सिलेक्टर्स नजर आते हैं। मसला यह है कि हम 1,70,00,000 वोट लेकर आए हैं। 22 साल की इमरान खान की जो है वो स्ट्रगल है, और आज जो है 2.5 साल हुए हैं। बड़ा अच्छी बात की फारूक साहब आपने, फारूक साहब आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने कहा कि ये लोग खुद जो है, आपने कहा ये खुद ये आपने कहा ये खुद सिलेक्टर्स की पैदावार हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं इस पे एक सवाल, सर एक सवाल सुन ले फारूक साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कहा ये सिलेक्टर की पैदावार है, तो आप बेहतर नहीं आप कहते कि सिलेक्टर का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए? देखें, मैं तो जमहूरी आदमी हूं और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम की ताकत है। लेकिन ये खुद जो है वो रात के अंधेरों के अंदर ढीले लेते रहे हैं। हाँ। आज भी ये उसी कोशिश के अंदर हैं। मसला तो इनका ये है, ये कहां से जमहूरी है? मुझे आप ये बताएं ना। फजलुर रहमान के ऊपर उनकी पार्टी के अपने पुराने लोग, मौलाना शेरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना शुजाउ मुल्क साहब, गुल नसीब साहब, उठ के बात करते हैं। पुराने लोग हैं। पार्टियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके तशख्खुस पार्टियों से अलग होते हैं। अब आप कहना एतजाज अहसन को पीपल्स पार्टी निकाल दे, उन्होंने भी इख्तलाफी बातें की थी। या ख्वाजा आसिफ ने आपके शो में बैठ के कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी पे एतबार नहीं है, या जवेद लतीफ साहब ने पिछले दिनों कहा हमारी पार्टी में विकेट की तरफ खेलने वाले 5-6 लोग हैं, क्या उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया? ये जमहूरी रवैये इनके अंदर नहीं है सर। ये फरूक हबीब साहब, ये सूरत अपने आप, फरूक हबीब साहब, ये जो जावेद हाशमी साहब, जस्टिस वजीउद्दीन और इस तरह के कई ऐसे नाम हैं जो आपकी पार्टी से भी निकाले गए, वो क्यों निकाले गए? देखें, बात यह है कि अगर हमारी पार्टी से कोई निकाला गया है या कोई निकला है तो उन्होंने खुद अपने रास्ते जुदा किए हैं। अच्छा, निकाला खुद रास्ते जुदा किए हैं। सुन लें, हमने किसी को नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पर तो अगर कोई हाफिज हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं कि सख्त सर्दी के अंदर मदारिस के बच्चों को जो है वो मुश्किल में डाला जा रहा है, गरीब गुरबा घरों के लोग हैं, उनको आप सर्दी में लाकर जो है वो खबार कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई गलत बात कह दी? या मौलाना साहब को उन्होंने सिलेक्टेड कहा तो सिलेक्टेड ही है ना, और क्या है? ठीक है। मुझे निहाल ये हाशमी बताया साहब, ना, क्या निहाल हाशमी बात कही उन्होंने? जी, निहाल हाशमी साहब, इसमें क्या गलत बात कही है? वो भी नाराज बैठे हुए हैं। हाफिज साहब ने ये ज्यादती नहीं है कि आप अगर पीडीएम तो कभी जी पीडीएम आपस में कभी जुड़ी नहीं है, कभी जुड़ी नहीं है। निहाल हाशमी साहब, इख्तिलाफात हैं, ऑपोजिशन अपनी ऑपोजिशन खुद है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, ऑपोजिशन खुद अपनी ऑपोजिशन है, इसमें क्या कोई अपनी सीनियर क़यादत से इख्तिलाफ नहीं कर सकता? JUIF को आप मौलाना साहब से सवाल नहीं करते कि जनाब ये क्या बात हुई? आपसे अगर किसी ने इख्तिलाफ किया, आपने पार्टी से निकाल दिया उसको बाहर? बहुत सारी बातों का जवाब आपने दे दिया मंसूर मेरे भाई को, फिर भी मैं कहता हूं, मेरे भाई ने कहा 22 साल की जद्दोजहद, तो 22 साल के जद्दोजहद में एक मकान बनाया 300 कनाल का, और उसका भी नक्शा पास नहीं किया। 22 साल सिर्फ मांगना सीखा, देना नहीं सीखा। ना अपने लोगों को दिया, ना कौम को दिया। 22 साल में अफगानिस्तान पे हमारा कशकोल पहुंच गया। 22 साल में इतराफ है कि हमारी तैयारी नहीं थी। 22
साल में आज आप जो है यहां पे लेके आ गए पाकिस्तान को कि उसकी खारजा पॉलिसी फेल हो गई। 22 साल में आपने कश्मीर के बारे में कुछ नहीं सोचा। 22 साल की जद्दोजहद में आज पाकिस्तान की इकॉनमी 5.8 से जो इसाक डार साहब के पास था आज 0.4 पे आ गया। 22 साल में आपने लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। 22 साल में मुल्क में अफरा तफरी कर दिया। 22 साल में आपने सिंध के जजीरों पे कब्जा करने की बात की। 22 साल में आप पार्लियामेंट को बढ़ाया। अब अपना 22 साल की तैयारी क्या थी आपकी? 22 साल में मांगने के अलावा क्या सीखा? 22 साल में क्या मेहनत की, क्या जद्दोजहद किया, कितना रुपया कमाया, कौन सी नौकरी की, कौन सा कारोबार किया, कौन सी नौकरी की, कौन सा कारोबार किया 22 साल तक, कौन सा चिल्ला काटा, कौन सी ऐसी तरबियत हासिल की, कौन सी ट्रेनिंग ली? आपने इतराफ किया कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सके। तो जब आपने इतराफ जुर्म कर लिया तो उसका कारनामा आप अपने पास रखें, अपने घर तक रखें। 22 साल में जिसको चपरासी नहीं लगाते थे उसको वजीर दाखिला लगा दिया है। तो आपकी बात और हमारी पीडीएम के वो लोग हैं जो अवाम की आवाज बन के उठे हैं। आज अगर मरियम नवाज अवाम की बात करती है, आज अगर बिलावल अवाम की बात करता है, आज अगर फजलुर रहमान अवाम की बात करते हैं तो फिर ये उनकी अच्छा निहाल साहब एक काम करते हैं। निहाल साहब मेरे ख्याल में रेपिटेशन हो रही है, मैं एक बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल करता हूं। सर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें की जा रही हैं हर जगह से आजकल यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। निहाल हाशमी साहब ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना किसके साथ है? ये पार्लियामेंट में हो रहा है। पाकिस्तान के सियासी जमातें, पाकिस्तान की आवाम देखे किसके साथ होना है? पाकिस्तान के वकला के साथ होना है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स के साथ होना है, पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो पार्लियामेंट में अगर होना है, एक मिनट सुने ना निहाल हाशमी साहब, अगर ये पार्लियामेंट में होना है, अगर पार्लियामेंट में होना है तो उसमें फिर मरियम नवाज तो नहीं होंगी? देखिए पीडीएम तो होगी ना, हमारी पार्टी होगी, मरियम नवाज के नुमाइंदे होंगे, मरियम नवाज की पार्टी होगी, मरियम नवाज के साथी होंगे वहां पे। हमारे हर साथी पीडीएम में जो है वो काबिले मने तहसीन है, जो अवाम की बात करेंगे, महंगाई के खिलाफ बात करेंगे, गवर्नेंस की फेलियर की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान को सही डगर पे ले जाने की बात कर रहे होंगे। मरियम नवाज तो उसका एक कंपोनेंट है। मरियम नवाज की जो सोच है वो सबकी सोच वही है। वोट को इज्जत दोगे तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, जो मियां नवाज शरीफ बात करते हैं। नाज़रीन मजीद गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। शैला साहिबा ये बताइएगा, ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें हो रही हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस मिशन के ऊपर हैं, इससे मामला कुछ हल होते दिखाई दे रहे हैं क्या? आपके ख्याल में जरदारी साहब से या बिलावल साहब से भी उनकी एक आधी मुलाकात हो जानी चाहिए? मैं तो समझती हूँ, मैंने जो अखबार में पढ़ा और कि हुकूमत चाहती थी वो ना मिले शहबाज शरीफ साहब से। और देखिए हुकूमत जो है वो एक फलदार दरख्त होती है। अगर हुकूमत चाहती है कि डायलॉग हो तो उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, उसको अपने रवैये से बताना होगा कि वो डायलॉग चाहती है। दूसरी बात मैं ये चाह रही थी कि आपने फर्रुख हबीब को टाइम दिया तो उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने काफी सारी बातें की कि इमरान साहब ने ये किया वो किया, वर्ल्ड कप लाया जिसमें 61 रन बनाए, 4-5 विकेटें ली, टीम ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर थे, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी जो है वो सियासत के मैदान में भी जो है वो एक अच्छा साबित हो। यहाँ पे वो अनाड़ी साबित हुए और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं ये समझती हूँ जिसका काम उसको साझे, और ये पहले भी हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्लीज जो काम जिसका है उसे वही करना है, अपने अपने दायरे में रहे। तो ये मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छे सियासतदान नहीं रहे। जहां तक आसिफ साहब की बात की, आसिफ साहब बीबी साहिबा के जमाने में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री दी गई, सेनेटर रहे, फिर बीबी साहिबा ने खुद इमाम जामिन बांधा और उनको पाकिस्तान भेजा। ये हम सब जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि ना सबने जो है इसकी पैदावार उसकी पैदावार, मुशर्रफ साहब की तो किताब मौजूद है जिसमें वो कहते हैं इमरान हमसे 100 सीटें मांगते थे, हमने उनको 40 पे राजी कर रहे थे। ठीक है, फिर सब जानते हैं कि आपने किस किस की भाषा बोली, किसकी उंगली का इंतजार था। असल बात यह है कि देखिए पुराने लोग या कोई भी लोग हो, उसमें अकबर एस बाबर भी आते हैं, उसमें जस्टिस वजी भी आते हैं और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। सिर्फ
मुँह बाबा से एक सर्टिफिकेट लेना काफी नहीं होता। 7 साल आपके भी हैं, क्या 7 साल में आपने जो केपी में है वो आपके शाहकार बोल रहे हैं, मालम जब्बा है, बिलियन सुनामी है, आपकी बीआरटी है, ये सब है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन सब चीजों को भी याद करें। और एक बात आपने की थी उसकी मैं तस्दीक कर दूं, ये किसी और ने नहीं कहा था, पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था कि नवाज शरीफ जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं और मुश्किल में हो तो गला पकड़ते हैं। ये जो आपके साथ इस वक्त बैठी हुई है मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये उन्होंने कहा था और ये उनका फरमान है, वो आपके साथ बैठे हुए इस वक्त। तो अगर हम नहीं, किसी की बात ये election एतजाज में एहसन repeat साहब ने कहा था, करते शैला हैं, साहिबा, ये एतजाज एहसन साहब ने कहा था। ये पीर साहब पगारा ने कहा था, उनकी बात को रिपीट किया जाता है। अच्छा, उनकी और बात जब को, इलेक्शन ठीक। होते हैं उनकी तकरीर एक दूसरे पे इसमें तो आप सबका इत्तेफाक इसी है ना, तरह की शैला बात अब्बा। करते हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि अदालत में मुकदमे, लेकिन हम चोर डाकू कह दें। अच्छा, वैसे शैला साहब, अभी मैं साबित आपकी हुआ आपकी नहीं, राय बात आपकी करते राय क्या है? क्या नून लीग वाकई इस तरह करती है कि जब मुसीबत में होती है तो पांव पकड़ लेती है? देखिए, इस वक्त हम जिस जद्दोजहद में हैं उसमें हमने कभी ये नहीं कहा, जैसे कि इन्होंने कहा भी कि ये जुड़ी नहीं। हाँ, हम नहीं जुड़ सकते। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हम जुड़े नहीं हैं। हुकूमत की नाअहली जो है उसने हमें मजबूर किया है कि हम अपनी अपनी मुखालफतें एक जगह रखें, और जो महंगाई का और जो बेरोजगारी का और जो ये सब मईशत उजड़ने का इन्होंने एक प्लान लेकर आए और अवाम पे अंबार गिराया है, हम उसकी वजह से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम हैं। जब भी तो आप मिक्स अचार कहते हैं, मिक्स अचार में हर चीज अलग अलग नजर आती है, लेकिन हुकूमती माजून भी किसी काम का नहीं रहा जिसमें हर चीज बजाहिर एक सी नजर आती है। अब उस हुकूमती माजून से बदबू उठ रही है, एमक्यूएम अलग नजर आ रही है, जो मुस्लिम लीग काफ है वो अलग नजर आ रही है, जो क्या कहना चाहिए आपकी बीएनपी है एक अलग हो गई, एक अलग नजर आ रही है। तो आपने जो माजून बनाने की कोशिश की थी उसमें से सड़ांध आ रही है। मैं जवाब का हक है, जवाब का हक है फरूख हबीब साहब को। फरूख हबीब साहब, ये जो इत्तेहादियों की नाराजगियां हैं उसकी तरफ इशारा कर रही हैं शैला रजा साहिबा। अब बाप पार्टी जो है वो भी आपसे अब एक और वजारत मांग रही है। एमक्यूएम ये कहती है कि जनाब मरदमशुमारी ठीक तरह नहीं हुई, काफ लीग आपके शाइये में नहीं आती। बड़ा तीखा किस्म का बाउंसर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपनी ओपनिंग के अंदर। देखिए, बात यह है कि ये तो हमारे 2.5 साल से हमारे साथ हैं, अगले 2.5 साल भी जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जा रहे। और मैं समझता हूं कि मेरी तर्जुमानी तो शैला साहिबा ने कर दी है, वो मान लिया, उन्होंने कहा मिक्स अचार पार्टी है। और मसला ये है कि मिक्स अचार पार्टी का सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होने का एक 1 पॉइंट एजेंडा था, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू में पहले दिन अपनी तकरीर में कहा था कि जब इनका जो है वो एहतसाब का शिकंजा और इनके गिर्द तंग होगा, तो ये तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। सब लोगों ने अलग अलग दाना डाला। किसी ने मसाके शमूरियत का दाना डाला, बिलावल ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भाई एनआरओ नहीं मिलना, एनआरओ से हटके कोई कौम की खिदमत के हवाले से आपके पास कोई एजेंडा है तो उस पे आ जाए, बात कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे करनी है बात। फरूख हबीब साहब, ये बताइए, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब गए थे, बात कर लेते हैं। अच्छा, नहीं फरूख, एक मैं सवाल, आपने फैटफ की तरह एनआरओ लेके आना है, फिर मेरा सवाल एक, फरूख हबीब साहब, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जब गए, शहबाज शरीफ साहब से मिले, मुज़ाकरात की बात की, मीडिया को भी आके उन्होंने कहा कि मैं ये पैगाम लेकर आया हूं। नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया कि जनाब ये हम किसी मुज़ाकरात के चक्कर में नहीं है, और अगर पीडीएम से एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है तो ये होगा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुज़ाकरात अगर शुरू हो रहे थे तो उनको तो कहना चाहिए था, हाँ मोहम्मद अली दुरानी साहब आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखें, बात तो ये है, मियां साहब को तो ये चाहिए था कि वो ट्वीट करते कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन की फजा में आके सेहतयाब हो गया हूँ, अब मेरे प्लेटलेट्स काउंट्स भी ठीक हैं, अब मेरी दिल का आर्जा भी ठीक है, और मैं पाकिस्तान वापस आकर बकिया सजा जो है वो काट रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को नेल्सन मंडेला बनाऊंगा। मसला ये है कि सागडार इनकी अपनी हुकूमत में भागे, सलमान शहबाज इनकी अपनी हुकूमत में भागे। अब उनको लगता है अपने भाई के ऊपर ये तमाद नहीं है, शहबाज शरीफ पे ये तमाद नहीं है। वो भाई शहबाज बिलावल भी जेल मिल के आए थे, ये दुरानी साहब से पहले तो शहबाज शरीफ को 15 रोज पहले तो बिलावल भी लाहौर जलसे के बाद मिलने गए थे। ऐसे ही तो वहां पर इनकी क्या गपशप हुई जिसके नतीजे में दुरानी साहब जेल में पहुंच गए, और अब मरियम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को जो है वो ट्वीटें करनी पड़ रही हैं कि ये कहना पड़ रहा है जी हम तो किसी किस्म के
मुज़ाकरात का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शीन और मीम की जो लड़ाई है वो अब खुल के जो है वो सामने आ चुकी है। अच्छा। और उसके जो नताइज हैं वो भी आपको नजर आएंगे कि बहुत जल्दी जो है ये मामला आपको नजर आएगा कि ये तितर बितर हो जाएगा। फजल रहमान साहब पहले पीछे हट गए हैं, अस्तीफों का ऐलान करके ये पीछे हट गए हैं, लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख ये नहीं दे पा रहे, और सेनेट का इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, उसमें क्या करना है। निहाल हाशमी साहब, क्या तितर बितर हो रही है पार्टी नून लीग शीन में और मीम में तब्दील हो रही है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? JUIF के अंदर भी कुछ बगावतें हो रही हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि देखिए, बिल्ली को ख्वाब में छेछड़े नजर आते हैं, बिल्ली को ख्वाबों में छेछड़े नजर आते हैं। और उन्होंने कहा कि मुसीबत जब होता है ना हमारे साथ, तो बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ के सीधा जेल में आ जाते हैं। मुसीबत हम जब हमारे ऊपर कौमी और बैनुल-अक़वामी तौर पे आता है तो हम पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत बना देते हैं। मुसीबत जब पड़ता है तो $60 बिलियन का सीपैक लेके आ जाते हैं। मुसीबत जब पड़ता है तो पाकिस्तान को रोड का रेल का नेटवर्क हम बना के देते हैं। मुसीबत जब पड़ता है तो हम आवाम के दरमियान आके खड़े हो जाते हैं, GT रोड पे आ जाते हैं। मुसीबत पड़ता है तो हम आवाम के हुक्मंगों की बात करते हैं, आवाम के हुकूक की बात करते हैं, आइन की बुलंदी की बात करते हैं, बालादस्ती की बात करते हैं। और इनको ना शीन से मीम निकलेगा ना नून से निकलेगी तो PTI निकलेगी इस मुल्क की सियासत से। सर ये लेकिन शहबाज शरीफ साहब से क्यों मिल रहे हैं? इस मुल्क के सियासत से फारिग हो चुकी होगी। मैं निहाल हाशमी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब मरियम नवाज के पास क्यों नहीं आते? और बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन है? कौन सी सियासी है उनकी हैसियत? किस बात पे किसने भेजा? कौन से PDM से आके बात करें? बहुत शुक्रिया, PDM से आके बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपका, निहाल हाशमी साहब आपका और शैला रज़ा साहिबा। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।